तो स्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हिंदी विषय में क्रिया, इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। अब क्रिया किस पर आधारित है, उस तत्व को हम धातु नाम से पुकारते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का वो निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया है तो उसमें चल धातु होती है, पढ़ना क्रिया है तो उसमें पढ़ धातु। ये आपको पता ही है, जैसे संस्कृत विषय होता है उसमें जैसे दिया हुआ है वैसे ही वही भाव यहाँ भी है। तो प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का वो निर्माण होता है। जैसे ना लगा लेते हैं प्रत्यय, तब वो एक क्रिया बन जाती है। जैसे धातु के दो भेद भी हैं, पहला है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु वह होती है जो स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। जबकि यौगिक धातु का अर्थ होता है कि यौगिक धातु यानी कि मूल धातु के अंदर जब प्रत्यय लग जाता है, उन धातुओं को संयुक्त करके यानी कि जोड़कर अथवा संज्ञा और विशेषण में लगाकर बनाई जाती है, तो उसके आधार पर वो कहलाती है यौगिक धातु, यानी कि जिसमें प्रत्यय लग चुका होता है। अब यौगिक धातु जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है यौगिक क्रिया और तीसरी है नाम धातु। तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे मूल धातु है, मान लो उठना, तो प्रेरणार्थक या धातु क्रिया हो जाएगी उठाना या उठवाना। वैसे ही देना तो दिलाना या दिलवाना, करना तो कराना और करवाना। वैसे ही सोना तो सुलाना, सुलवाना, खाना तो खिलाना और खिलवाना, पीना तो इसको प्रेरणार्थक यानी कि किसी की प्रेरणा से जब होगा तब क्या होगा, पिलाना और पिलवाना। अब दूसरा है यौगिक क्रिया, इसी का मतलब दूसरा भाग यौगिक धातु का। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो यौगिक क्रिया बनती है, जैसे कि रोना धोना, ठीक है, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना आदि। तो ये सब मतलब के दो क्रियाएं साथ में चल रही है, इसलिए इसे कहते हैं यौगिक क्रिया। अब तीसरा है नाम धातु, यानी कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, लात से लतियाना या बात से बतियाना। तो इस प्रकार से ये नाम धातु यानी कि नाम से ही क्रिया का निर्माण वो कर लिया गया, उसे कहते हैं नाम धातु। अब क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो पहला है सकर्मक क्रिया, कि जो क्रिया कर्म के साथ में आती है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो ये खाना क्रिया जो है वो उसके साथ कर्म फल है, कर्म मतलब फल माना जाएगा। फिर है सीता गीत गाती है, तो गाना या गाती है ये तो हो गई क्रिया, लेकिन फल या कर्म कहते हैं वो कौन होगा, गीत, यानी कि गीत को गाती है तो प्रभाव भी गीत पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्म वो कहलाएगा और यही होता है सकर्मक। अब दूसरा है आपके अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता और उसका फल भी कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए उसे कहते हैं अकर्मक, यानी कि बिना कर्म वाली क्रिया। जैसे राधा रोती है, तो कर्म का यहाँ पर अभाव है और रोती है मतलब कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, राधा पर। दूसरा उदाहरण है आपके मोहन हंसता है, तो कर्म का यहाँ भी अभाव है तथा हंसता है, इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, मोहन पर, यानी कि मोहन ही हंस रहा है। अगर इस के आधार पर अगर समझें तो हम जैसे कोई क्रिया से प्रश्न पूछते हैं तो उसका कोई उत्तर नहीं आए तो भी क्या होगा, वो अकर्मक ही है, और उत्तर आता है तो वो होगा सकर्मक। जैसे रोती है, तो क्या रोती है, कि राधा। हंसता है तो कौन हंसता है, तो कि मोहन।
तो इसके अलावा और इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। जबकि दूसरी क्रियाएं होती है उनके आधार पर, जैसे पढ़ता है तो कि कौन किससे पढ़ रहा है, कि किताब से पढ़ रहा है, या गीत को गा रहे हैं, तो इस तरह से वो कर्म होता है, तो इसलिए वो सकर्मक है, जबकि यहाँ पर अकर्मक है। अब क्रिया के जैसे प्रयोग वगैरह इनके आधार पर भी कुछ और भेद हो सकते हैं, तो उसके आधार पर आपको बता देते हैं। पहला है सहायक क्रिया, कि सहायक क्रिया वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ जाना वो मुख्य क्रिया है और हूँ है वो सहायक क्रिया है। जैसे आपके अंग्रेजी में होती है हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही यहाँ पर भी है। दूसरा है वे हंस रहे थे, तो यहाँ हंसना है वो मुख्य क्रिया है और रहे थे वो सहायक क्रिया है। इसी के आधार पर दूसरी आपके पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे राम भोजन करके सो गया, बल्कि भोजन तो कर लिया, अब सो गया, तो यहाँ भोजन करके यानी यह क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया यानी कि सो जाना वो भी पूरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक क्रिया पूर्व की हो गई, यानी कि भोजन करना। अब अगली आपके तीसरी नामबोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे आप देख सकते हैं कि संज्ञा है लाठी, क्रिया है मारना, तो नामबोधक क्रिया होगी लाठी मारना। रक्त संज्ञा खोलना, ये हो गया क्रिया, खोलने का मतलब होता है उबलना, तो रक्त खोलना ये नामबोधक क्रिया होगी। इसी तरह से अगली आपके विशेषण और क्रिया के आधार पर, कि दुखी ये विशेषण हो गया, होना वो क्रिया हो गया, तो दुखी होना। पीला विशेषण, क्रिया पढ़ना, पीला पढ़ना। इस तरह से नामबोधक ये क्रिया हो गई, बल्कि नाम के आधार पर ही हमने क्रिया का मतलब वो निर्माण कर दिया। अब आपके चौथी क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ दो कर्म कौन हो गए, छात्र और हिंदी, क्योंकि छात्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है, हिंदी के माध्यम से पढ़ाया, इस तरह से दो हो गए। श्याम ने राम को थप्पड़ जड़ दिया या मार दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि दो कर्म हो गए, राम क्योंकि राम को पढ़ा, और थप्पड़ उस पर भी, मतलब वो क्रिया का एक कर्म हो गया। इस तरह से दो कर्म हो गए। इसी क्रम में पांचवी है संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, मतलब खाना भी एक क्रिया और लगना भी, इस तरह से ये संयुक्त होगी, दोनों साथ में जोड़ दी गई। मुझे पढ़ने दो, यानी कि पढ़ना और देना दो बातें हो गई। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदना और पढ़ना। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ना और लेना। वह खेलती कूदती रहती है, तो ये दो क्रियाएं हो गई। आप आते जाते रहिए, तो यहाँ भी दो और तीन भी कह सकते हैं, इस तरह से संयुक्त है। चिड़िया उड़ा करती है, उड़ना और करना। अब त्यागपत्र दे ही डालो, देना और डालना। इस तरह से ये आपके संयुक्त क्रिया होती है। अंतिम में आपके क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना वो कीर्तिदायक है। तो ये सब क्या है, क्रियार्थक, यानी कि ऐसी क्रिया जिसका कोई अर्थ निकले, जो किसी अर्थ के साथ में विद्यमान हो, उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया के हमने तीन प्रकार के रूप देख लिए। एक तो थी सबसे पहले जिसमें हमने क्रिया के जो निर्माण के आधार पर कि धातु क्रियाएं वगैरह उनके आधार पर वो भेद देख लिए। दूसरा था आपके रचना के आधार पर, जैसे सकर्मक और अकर्मक। फिर आपके प्रयोग के आधार पर जो हमने अब 6 भेद वो पढ़े। ठीक है, अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।